नाइन्थ प्लेनेट एक ऐसा रहस्य है जो साल 1930 से भी पहले से एस्ट्रोनॉमर्स के नाक में दम करके रखा है। एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा से ही ट्रांस नेपच्यूनन ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट्स में कुछ इरेगुलरिटीज नोटिस करते रहते हैं, लाइक किसी चीज के ग्रेविटी का असर हो रहा हो, जिसके बाद ही प्लूटो का डिस्कवरी हुआ। बट इसके डिस्कवरी के बाद भी एस्ट्रोनॉमर्स को यह लगा कि जो इरेगुलरिटीज नोटिस कर रहे हैं वो इस प्लूटो के वजह से नहीं बल्कि किसी और मैसिव ऑब्जेक्ट के वजह से हो रहा है। एंड इसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो नाइन्थ प्लेनेट प्लूटो नहीं बल्कि और कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होगा जो हमसे इतने दिनों से छुपा हुआ है, मे बी कोई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, जिसके बारे में इस आर्टिकल में लिखा है। सो लेट्स सॉल्व द मिस्ट्री इन टुडेज वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हो ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 20 जुलाई 2020 को पब्लिश हुआ इस आर्टिकल में नाइन्थ हाइपोथेटिकल प्लैनेट को एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल माना गया है। बट आखिर ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल है क्या? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, बिग बैंग के टाइम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ब्लैक होल्स भी फॉर्म हुए थे एंड उस टाइम को फॉर्म हुए ब्लैक होल्स को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। एंड उनमें से कई ब्लैक होल्स बहुत मैसिव थे और कई ब्लैक होल इतने छोटे कि वो कुछ ही टाइम में इवेपोरेट हो गए थे। बट ऑल्सो सम ऑफ देम आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। बट ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म हुए ये आज भी एक मिस्ट्री है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। बट अभी के लिए लेट अस अज्यूम कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो नाउ जो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में इतने टाइम से घूम रहा है, जाहिर सी बात है ये कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बट फिर भी नॉर्मल ब्लैक होल्स के एक्रेशन डिस्क में हम लाइट्स देख सकते हैं, बट इस केस में हमें यह भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका सीधा सा मतलब होगा कि यह प्राइमोर्डियल ब्लैक होल इनएक्टिव हो चुका है, जो ना तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट करता है और ना ही कोई रेडिएशन इमिट करता है। तो ऐसे में एक इनएक्टिव प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? तो इसका सोल्यूशन है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। ऐसे केस में जब कोई ब्लैक होल किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट के सामने से गुजरता है तब वो ब्लैक होल उस ब्राइट ऑब्जेक्ट के लाइट को लेंस कर देता है एंड इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि सामने से शायद कोई ब्लैक होल गुजरा होगा। नाउ इफ वी कम बैक टू द आर्टिकल, तो यहाँ पे ओगल एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा गया है, यानी ऑप्टिकल ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक्सपेरिमेंट। वैसे तो ये प्रोजेक्ट पोलैंड के लास कैंपेनेस ऑब्जर्वेटरी में 1992 को शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। वैसे इस प्रोजेक्ट का मकसद ही यही है कि वो स्पेस में मौजूद स्टार्स को एंड माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि पिछले 5 सालों में इस प्रोजेक्ट के द्वारा 100 से भी ज्यादा माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स को कैप्चर किया गया है एंड वो भी सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में। बट जरूरी नहीं कि सारे माइक्रो लेंसिंग इवेंट्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की वजह से ही हो, बल्कि कई मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए भी माइक्रो लेंसिंग हो सकता है। सो क्या अब हम ये मान ले कि माइक्रो लेंसिंग एक्सपेरिमेंट से भी सोलर सिस्टम में मौजूद इस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को भी नहीं ढूंढा जा सकता? वेल, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, प्लेनेट 9 का मास हमारे अर्थ से लगभग 5 to 10 टाइम्स ही ज्यादा होगा। नाउ इस मास के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ब्लैक होल को एज्यूम करें तो उसका साइज बस एक क्रिकेट बॉल के बराबर ही होगा। एंड इतने छोटे ऑब्जेक्ट को पूरे सोलर सिस्टम में ढूंढना ये तो आज के एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी इम्पॉसिबल है। बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमें प्लेनेट 9 की वजह से कुछ इरेगुलरिटीज देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम उन चीजों को स्टडी करें तो हमें इस ब्लैक होल के बारे में पता चल सकता है। एंड हांगकांग यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट मून होचन के हिसाब से इस प्लेनेट 9 के पास अपने खुद के मून्स हो सकते हैं। नाउ इसे समझने के लिए हमें प्लेनेट 9 के लोकेशन को पहले समझना होगा। जैसे मार्स के बाद हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलता है, वैसे नेपच्यून के बाद भी एक ऐसा बेल्ट मौजूद है जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। एंड ये 9th प्लेनेट क्यूपर बेल्ट और ओर्ट क्लाउड के बीच ही मौजूद होगा। एंड इस लोकेशन में होने की वजह से 9th प्लेनेट ने जरूर क्यूपर बेल्ट से कुछ एस्ट्रॉयड को अपना मून जरूर बनाया होगा, जिनका साइज लगभग 100 से 150 किलोमीटर डायमीटर्स के होंगे। एंड इस लोकेशन में इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को 9th प्लेनेट के मून समझना ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। बट एज ऑल प्रॉब्लम्स हैव सम सॉल्यूशन, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। 100 से 150 किलोमीटर्स के ऑब्जेक्ट्स के मास इतना ज्यादा नहीं होता कि वो अपने आप को एक राउंड शेप दे सके, यानी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि प्लेनेट 9 के मून्स के साइज इरेगुलर होंगे। एंड उनके साइज में इरेगुलरिटी होने के वजह से उन सारे मून्स के अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग प्रेशर लगेगा, जिस वजह से उन मून्स के कोर में कुछ डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा। एंड इसी डिस्टरबेंस से वो मून थर्मल रेडिएशन इमिट करने लगेंगे। एंड तब बस हमारा ये काम होगा कि हम उस लोकेशन में ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढे जो थर्मल रेडिएशन इमिट कर रहे होंगे, जिससे हम उस प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के लोकेशन का पता भी लगा सकेंगे।
नाउ अब मान लो कि हमने एक प्राइमोडियल ब्लैक होल को ढूंढ लिया, तो क्या अब हमें डरने की जरूरत है? सो डोंट वरी, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि ये प्राइमोडियल ब्लैक होल इनएक्टिव हो चुका है। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के क्रिएशन के टाइम ही ये प्राइमोडियल ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ चुका होगा, एंड तब से वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।